जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आपका चौथा चैप्टर जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। पिछले वीडियो क्लास के अंदर हमने अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमें क्यों है इसके बारे में जान लिया और साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन यूएनओ के निर्माण को भी हमने अच्छे से जान लिया, उसके अंगों के बारे में जान लिया। अब आगे के इंपॉर्टेंट जो सिलेबस जो अपना बच गया उसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ ही आज हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। अब तक आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के अंदर यूएनओ का गठन हुआ था। आगे चलकर 1991 के अंदर सोवियत संघ का विघटन हो जाता है और उसके साथ ही शीत युद्ध खत्म हो जाता है। और इसके बाद शीत युद्ध के खत्म होने के बाद यानी विश्व राजनीति में 1991 से हमें कई बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसे सोवियत संघ टूट जाता है और अमेरिका यूएसए एक सबसे बड़ी ताकत बनकर दुनिया के सामने उभरता है, यानी एक ध्रुवीय शक्ति का जन्म हो जाता है। और सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच रिलेशन है अब पहले से कुछ ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं और चीन एक बड़ी तेजी से शक्ति के रूप में उभरता है, इसके बारे में हम जान चुके। और इसके साथ साथ भारत भी तेजी से आर्थिक विकास की तरफ बढ़ता है। 1991 में भारत ने अपने आर्थिक विकास के लिए इस्तेमाल किया था एलपीजी को, यानी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, और जी यानी ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण को। तो भारत भी तेजी से विकास की तरफ अग्रसर होना स्टार्ट हो गया। एशिया की जो अर्थव्यवस्था है वो तेजी से आगे बढ़ने लगी और नए देशों का जन्म भी हुआ, जिनमें 15 जो देश थे हमने समझा था भी सोवियत संघ के विघटन से नए देश है वो बने थे। और पूर्वी यूरोप के जो भूतपूर्व साम्यवादी देश थे वो भी इसके जंजाल से मुक्त है वो हो गए थे। विश्व के सामने नई चुनौतियां आ गई थी, आतंकवाद, जनसंहार, गृह युद्ध, जो जलवायु बदलाव है, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे, बहुत सी महामारियां हैं वो फैल गई थी। तो इस प्रकार से बहुत बड़ा बदलाव 1991 के बाद दुनिया के अंदर देखा गया। कई चुनौतियां हमारे सामने आ गई। तो इन बदलावों और चुनौतियों से निपटने के लिए सभी देश अब ये चाहते थे भी यूएनओ की जो वर्किंग सिस्टम है, इसकी जो कार्य प्रणाली है उसके अंदर अब चेंज होना चाहिए, ताकि बहुत अच्छे ढंग से हम इस पूरी दुनिया को है वो सुधार सकें, एक स्वर्ग की अनुभूति है वो करवा सके। इसके लिए दो प्रकार की मांग है वो उठने लगी, जिसमें एक मांग थी संगठन की बनावट और उसकी प्रक्रिया में सुधार हो, और वहीं दूसरी थी भी इसके न्यायाधिकार के अंदर है उसमें भी सुधार होना चाहिए। तो दो प्रकार के सुधारों की मांग उठी। अब हम सबसे पहले उन दोनों के ऊपर बात कर लेते हैं। पहला जो कहा गया भी यूएनओ का जो ढांचा था और उसकी जो प्रोसेसिंग थी उसके अंदर सुधार होना चाहिए। किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। यह हम जान चुके हैं भी 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य देश हैं वर्तमान में, तो टोटल 15 ही सुरक्षा परिषद के मेंबर हैं। तो इसमें चेंज होना चाहिए, इनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, 1965 तक तो टोटल संख्या 11 ही थी। 1965 के बाद में संख्या बढ़ाकर कितनी की थी? 15 की थी। लेकिन उसमें भी क्या था, 11 का क्लासिफिकेशन भी 5 + 6 था, यानी 5 स्थायी और 6 अस्थायी थे। 1965 में इन 6 की संख्या बढ़ाकर कर दी थी 10, लेकिन स्थायी सदस्यता लेने वाले देशों की संख्या में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया था। दूसरा आता है कि सुरक्षा परिषद में एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के जो देश शामिल होते हैं उनको और ज्यादा शामिल किया जाना चाहिए। क्यों? सुरक्षा परिषद में क्यों शामिल करें इनको? क्योंकि ये आम सभा से जो जनरल असेंबली है उसके अंदर तो ये जुड़े हुए हैं ही,
तो इनको सुरक्षा परिषद में क्यों नहीं जोड़ा जाए? क्योंकि सुरक्षा परिषद है वो इन देशों को प्रभावित करती है, सुरक्षा परिषद के डिसीजन इन देशों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है वो रखते हैं। तो इसलिए एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के देशों को सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिलनी चाहिए। तीसरा आता है कि स्थायी सदस्य देशों के पास सबसे बड़ी पावर क्या है? वीटो पावर है, वो खत्म होनी चाहिए, क्योंकि 5 देश इसके कारण अपनी दादागिरी दिखाते हैं पूरी दुनिया में। तो ये दादागिरी बंद होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सदस्य देशों के अंदर समानता कहां रही, बराबरी कहां रही? 193 देशों का एक संगठन है और 5 के पास आपने सबसे ज्यादा पावर दे रखी है, तो क्या ये वीटो पावर अब खत्म हो जानी चाहिए। और वहीं अमेरिका और पश्चिमी जो देश है, यूरोपीय जो देश है, वो यूएन के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और प्रशासन के अंदर भी सुधार चाहते हैं। तो इस प्रकार की अब मांग उठने लग गई थी। ये मांग है भी, ये इस प्रकार का सुधार होना चाहिए। विस्थायी और अस्थायी सदस्य देशों की संख्या है वो बढ़ाई जानी चाहिए। एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के देशों को भी सुरक्षा परिषद के अंदर सदस्यता मिलनी चाहिए और वीटो पावर खत्म होनी चाहिए। और दूसरा जो चेंज का मांग उठाया गया वो था उसके न्याय अधिकार के अंदर। इसके अंदर भी विरोधाभास देखने को मिलता है। कुछ देश चाहते हैं भी यूएनओ केवल शांति और सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर ही अपनी बात है वो रखे, उसे ज्यादा किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करनी चाहिए। और कुछ देश चाहते हैं भी यूएनओ विकास और मानव भलाई से जुड़े हुए जो काम हैं वहां तक ही अपने आप को सीमित रखना चाहिए। तो कुछ शांति और सुरक्षा की पैरवी करते हैं और कुछ मानव की भलाई से, यानी उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पॉपुलेशन कंट्रोलिंग के ऊपर, मानवाधिकारों के ऊपर, सामाजिक और जेंडर जो न्याय है उनके ऊपर बात करनी चाहिए कि इस प्रकार के ये चेंज होने चाहिए। तो अब आप समझ गए भी 1991 के बाद यूएनओ की कार्यप्रणाली में सुधार की 2 प्रकार की मांग उठने लगी। कौन सी दोनों प्रकार की मांगों के अंतर्गत बातें थी उनको हमने जान लिया। अब बात यह आती है कि ठीक है भैया, आप सुधार चाहते हो, लेकिन ये सुधार कब और कैसे करने हैं इसके ऊपर किसी के पास कोई क्लियर विजन है वो नहीं है। लेकिन फिर भी काम आगे बढ़ता है और इन प्रक्रियाओं में सुधार के प्रयास है वो किए जाते हैं, कोशिश की जाती है। और इसके लिए 1992 के अंदर यूएनओ की जनरल असेंबली में, वो चौपाल वाली जो बात हमने की थी, वहां पर एक प्रस्ताव स्वीकृत होता है और इसमें 3 मुख्य शिकायतों के ऊपर बात है वो होती है। 3 जो शिकायत है वो यहां पर दर्ज होती है उस प्रस्ताव में कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है, गड़बड़ करती है, और इसके फैसले जो होते हैं वो पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप वाले होते हैं। यानी कुल मिलाकर ये अपने लाभ के हिसाब से दूसरे देशों को अपने निर्णयों से दबा लेती है। और तीसरा है भी, इसमें बराबरी का प्रतिनिधित्व नहीं है, क्योंकि वीटो पावर वाली स्थायी और अस्थायी सदस्यों वाली जो बात है। तो 3 प्रमुख शिकायतें हैं वो दर्ज की गई। 2 नंबर का ये एक अच्छा क्वेश्चन निकल सकता है 1992 के ये इस प्रस्ताव से संबंधित। चलिए, प्रस्ताव आ गया था, तो फिर इस ढांचे के अंदर बदलाव की ये मांग जो बढ़ रही थी, इसके मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को यूएनओ के महासचिव उस टाइम कोफी अन्नान जो थे, उन्होंने जांच शुरू करवाई भी सुधार कैसे किया जाए। चलिए अब हम उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, सब यही चाहते हैं सुधार हो, लेकिन कैसे होना चाहिए उसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया और उस कमेटी ने अपना सुझाव दिया। उनके ऊपर बात कर लें, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा परिषद को लेकर ही है। तो कुछ सालों के बाद फिर सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के जो मापदंड है वो सुझा दिए गए। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा भी, सुरक्षा परिषद की आपको स्थायी या अस्थायी सदस्यता चाहिए तो इन 5 बातों के ऊपर अमल करना होगा। ये तथ्य जहां लागू होते हैं उनके ऊपर हम विचार करेंगे। विचार ही चल रहा है आज भी। एक तो कि वो देश बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, दूसरा उसके पास बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, आर्मी भी स्ट्रांग होनी चाहिए उसकी,
और यूएनओ के बजट में उस देश का योगदान है वो काफी होना चाहिए, और जनसंख्या के लिहाज से एक बड़ा देश होना चाहिए, और अपने भूगोल, वहां की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के हिसाब से भी विश्व की विविधता को प्रदर्शित करने वाला होना चाहिए। ये 5 बातें अगर लागू होती है तो हम विचार करेंगे आपको स्थायी या अस्थायी देशों की सदस्यता सूची के अंदर शामिल कर लिया जाता है। लेकिन विरोधाभास है इसके अंदर भी। क्या ये कोई पैमाना है भी जो आर्थिक रूप से स्ट्रोंग है वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है, वो अच्छा डिसीजन करने वाला हो सकता है? क्या जिसके पास सेना बड़ी है वो ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है? क्या यूएनओ को बजट देता है इस आधार पर आप किसी को प्रभावशाली सिद्ध कर सकते हो? और क्या किसी की भूगोल के आधार पर, भौगोलिक दृष्टि से आप सदस्यों की पावर है वो डिसाइड करेंगे? ये कहां तक न्याय संगत है? ये कल्चर की बातें, इसके ऊपर आज भी विरोधाभास है। यूएनओ के अंदर बजट में रोल अदा करने वाले देशों की बात करें तो सबसे ज्यादा यूएसए, अमेरिका योगदान देता है। 2 नंबर पे चीन का नाम आता है, 3 नंबर पे जापान का नाम आता है। 2018 के आंकड़ों के अनुसार भारत की बात करें तो भारत का 21वां नंबर आता है। लेकिन अगर आप गौर करेंगे ये स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों के जो नियम बने हुए हैं सदस्यता ग्रहण करने के, भारत ये सभी पूरे करता है। लेकिन आज दिन तक भारत को स्थायी सदस्यता है वो नहीं मिल पाई है। आगे हम पुनः इन्हीं मुद्दों को लेकर वापस बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड परीक्षा के एग्जाम के हिसाब से। चलिए, एक सुझाव तो ये आ गया, चलो कुछ करने की कोशिश की उन्होंने भी, ठीक है इस तरीके से हम ये कर देंगे। अब दूसरा आता है, हमने 2 सुधारों की बात की, एक तो उसके प्रक्रिया और ढांचागत के अंतर्गत यानी सुरक्षा परिषद को लेकर, और दूसरा न्याय अधिकार को लेकर भी मांग उठने लगी थी भी इस प्रकार से चेंज होना चाहिए। कुछ देश शांति के हिसाब से बात कर रहे थे, कुछ मानवता को लेकर कर रहे थे, तो इसके लिए भी कुछ प्रयास किए गए। और ये प्रयास स्टार्ट हुए 2005 के अंदर, जब यूएनओ की 60वीं वर्षगांठ के ऊपर एक मीटिंग हुई थी, एक जो चर्चा हुई, और उसको और अधिक प्रासंगिक यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुसार इसको और अच्छा करने के लिए कुछ फैसले लिए गए थे, जिसमें सबसे पहले आता है शांति संस्थापक आयोग का गठन किया गया, यानी शांति निर्माण आयोग का गठन हुआ। कब? 2005 के अंदर यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग का निर्माण किया गया। भी ठीक है, ये सुरक्षा परिषद और आम सभा को है वो सलाह दिया करेगी। दूसरा, मानवाधिकार परिषद की स्थापना की गई। बहुत छोटे छोटे प्रश्नों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट तथ्य है जो कि जून 2006 से ये एक्टिव है। मानवाधिकार परिषद 2006 के अंदर बनी थी। इससे पहले 1996 से एक मानवाधिकार आयोग काम करता था, उसकी जगह पर ही इसकी स्थापना है मानवाधिकार परिषद की गई थी। तो एक शांति निर्माण आयोग बना दिया गया, एक मानवाधिकार काउंसिल का निर्माण है वो कर दिया गया। साथ में यह डिसीजन हुआ भी अगले 1000 साल के विकास लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, एक डेवलपमेंट का एक टारगेट रखा गया भी हमें उसको प्राप्त करना है, उसके लिए प्लानिंग की गई। एक लोकतंत्र कोष का गठन किया गया, आतंकवाद के किसी भी रूप हो उसकी निंदा की गई, और न्यायिकता परिषद है उसको समाप्त करने का फैसला लिया गया। और यदि कोई देश अपने नागरिकों को अत्याचार से बचाने में असफल होता है तो यह भी डिसीजन हुआ भी ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है वो रहेगी। तो इस प्रकार के कुछ प्रस्ताव है वो 2005 में लाए गए यूएनओ के न्यायाधिकार में सुधार के लिए। तो ये हो गए दोनों में क्या मांग की गई और किस प्रकार के सुधार की बात है वो की गई। अब बात करते हैं हमारे देश की, इंडिया की बात भी। इंडिया ने यूएनओ में सुधार के लिए क्या बातें कही, स्पेशली इंडिया को लेकर। तो यूएनओ में सुधार को लेकर भारत का क्या सोचना है? यह कहता है कि बदले हुए विश्व में यूएनओ की मजबूती आवश्यक है। तो भारत भी कहता है इस प्रकार के चेंज होने चाहिए। हम चाहते हैं भी यूएनओ और अच्छे से स्ट्रॉन्ग होकर काम करे और विभिन्न देशों के बीच सहयोग और विकास को बढ़ावा देने में यूएनओ को बड़ी भूमिका निभानी चाहिए।
अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए यूएनओ का जो एजेंडा है उसके अंदर विकास है, डेवलपमेंट है, वो प्रमुखता से होना चाहिए। और सुरक्षा परिषद के अंदर वही बात, स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या है वो बढ़ाई जानी चाहिए, ये भारत का मानना है। चलिए अब बात समझते हैं भी ऐसे कौन से पक्ष हैं जिनसे ये प्रकट होता है भी भारत को स्थायी सदस्यता है वो सुरक्षा परिषद के अंदर मिलने चाहिए। ये प्रमुख 7 महत्वपूर्ण पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अब याद आ रहा होगा भी जब प्रक्रियागत सुधार की बात की गई थी तो उसमें बात आई थी भी स्थायी और अस्थायी सदस्यों को किन आधारों पर चुना जा सकता है। स्थायी सदस्यता का भारत हमेशा ही प्रबल दावेदार रहा है। इसका मतलब ये नहीं है 5 जो पहले दादागिरी करने वाले देश हैं भी इंडिया उसके साथ एक दादागिरी करने वाला देश बनना चाहता है, नहीं, ऐसा नहीं। भारत की ऐसी कोई कल्चरल एक्टिविटी ऐसी है ही नहीं वो कहीं अपनी दादागिरी दिखाना चाहे। वो तो ये चाहता है भी हमारा भी प्रभुत्व रहे और कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम उसका विरोध कर सके। तो पंचशील के सिद्धांतों पर हमेशा इंडिया चलता रहा है। तो देखिए वो कौन सी बातें हैं जो भारत को स्थायी सदस्यता के पक्ष में करती है। एक तो जनसंख्या के हिसाब से दूसरा बड़ा देश है। अभी देखिए कुछ ही टाइम बाद तो पहला हो जाएगा, हम चाइना को भी पछाड़ देंगे जब आधिकारिक आंकड़े आ जाएंगे। अभी तो सोशल मीडिया वाले आंकड़े ही चल रहे हैं। तो जनसंख्या के हिसाब से इंडिया बहुत बड़ा देश है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तीसरा, ये शांति बहाली के अंदर भारत ने हमेशा यूएनओ का साथ दिया है और सबका साथ दिया है भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो हम शांति से उसको निपटें। और भारत है वो उभरती हुई आर्थिक शक्ति है और यूएनओ के बजट में भी उसका लगातार योगदान है, वो बढ़ रहा है। हम भी यूएनओ को अच्छा खासा बजट है वो देते हैं, पैसा है वो देते हैं। और सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के महत्व को इंडिया समझता है और यूएनओ की लगभग सभी पहल कदमियां जो पहल करता है यूएनओ अच्छे काम के लिए, कहीं भी कोई शांति आयोग की स्थापना करता है, सेना भेजता है, इंडिया हमेशा साथ देता है। तो ये कुछ स्टार्टिंग के आप ज्यादा ध्यान रखिएगा। इन 5 ये वो मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। लेकिन वही है ना, दादागिरी करने वाले 5 देश नहीं चाहते ना भी इंडिया उनके रोड़ा अड़ाए किसी प्रकार का, वरना उनकी दादागिरी है वो खत्म हो सकती है। और उनकी अगर दादागिरी खत्म हो गई तो फिर एक दिन यूएनओ भी टूट जाएगा। ये सच है, आप सब भी अच्छे से समझ लीजिएगा। उनके पास वो वीटो पावर ही तो है जो उन्हें इस बड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन से जुड़े हुए हैं। अगर उनके अधिकार क्षेत्रों में गड़बड़ हुई तो वो कह देंगे ठीक है भी हम छोड़ते हैं, हम तो अपनी करेंगे, क्योंकि आज वो समृद्ध है। और उनमें भी बात करें तो आज अमेरिका सबसे ज्यादा समृद्ध है। वो तो अपना हमेशा ही लाभ हानि सोचता रहता है, गिरगिट है वो तो रंग बदलता रहता है, जहां उसको फायदा दिखता है उसके साथ ही हो जाता है। चलिए अब ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो भारत के विपक्ष में है, जो ये चाहते हैं दूसरे सदस्य देश भी भारत है वो स्थायी सदस्यता है वो इसको नहीं मिलनी चाहिए। अब इसके पक्ष में भी कई लोग तर्क देते हैं, लेकिन हमारे तो विपक्ष में हो गए वो। भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश है और साथ में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहता है, इसलिए इसे स्थायी सदस्यता है वो नहीं देनी चाहिए, कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर दे। ये तो बहाने हैं। दूसरा, क्या भारत को अगर हम स्थायी सदस्यता में लेते हैं तो ब्राजील, जर्मनी, जापान, दक्षिणी अफ्रीका को भी इसमें शामिल करना पड़ेगा। भी भारत अकेला थोड़ी दावेदार है, कि इसके अलावा दूसरे देश भी तो दावेदार हैं, उन्हें भी ऐड करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ क्या सुरक्षा परिषद में विस्तार अगर होता है तो अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों की पहले दावेदारी होनी चाहिए। क्या भारत एशिया महाद्वीप में है, एशिया का चाइना पहले इसके अंदर है, तो क्या अगर हमें कभी करना ही पड़ा तो हमें पहले अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के देशों को इससे जोड़ने में प्राथमिकता देनी चाहिए। तो ये 3 वो पॉइंट है जो हमारे विरोध के अंदर है और हम अच्छे से समझते हैं ये विरोध किन के हैं, वो उन्हीं 5 दादागिरी करने वाले देशों के हैं। तो अब आप समझ गए भी भारत के सामने रोड़ा क्या है। तो अब ये बात क्लियर हो गई यहां तक। क्या
भी 1991 के बाद में सुधार की मांग उठी, 2 क्षेत्रों में सुधार की मांग उठी, वो मांग हमने जान ली। फिर हमने ये जाना भी जो शिकायतें दर्ज हुई थी उसके आधार पर ये सुझाव, कुछ फैसले लिए गए ताकि दोनों ही फील्ड के अंदर है वो सुधार हो सके, उनको जान लिया। फिर हमने ये जान लिया भी भारत का रुख क्या है यूएनओ को लेकर, हमेशा सकारात्मक रहा है। और साथ में हमने ये भी जान लिया भी भारत है वो यूएनओ की स्थायी सदस्यता की जो मांग कर रहा है वो वाजिब है, लेकिन अभी तक हमें वो सदस्यता नहीं मिल पा रही है। और इन सब में जो प्रॉब्लम अभी बात की भी, दादागिरी करने वाले देश आ रहे हैं। 1991 के बाद हमें पता है अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा और पूरा जो विश्व है वो एक ध्रुवीय है वो बन गया। तो अमेरिका है वो दुनिया के अंदर अपनी बहुत चलाता है। अब हम पूरा फोकस अमेरिका की तरफ करते हैं भी अमेरिका और यूएनओ क्या सिस्टम है। ये यूएनओ कुछ करता है या अमेरिका ही करवाता है, या अमेरिका ही चलाता है, या यूएनओ उस पर कोई अंकुश लगा भी सकता है या नहीं लगा सकता। तो अब टॉपिक है एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ। एक ध्रुवीय विश्व का मतलब यहां पर है अमेरिका एक बड़ी ताकत के रूप में है ना भी। अमेरिका एक मात्र महाशक्ति होने के कारण अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति के बल पर वो यूएनओ को अनदेखा कर सकता है। इन्हीं बातों को लेकर एक प्यारा प्रश्न बन जाता है भी यूएनओ अमेरिका मनमानी को रोकने में असफल है, क्यों है? तो उसमें सबसे बड़ा आता है भी ये एक बड़ी महाशक्ति है, सैन्य दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से ये बहुत बड़ा पावरफुल है, यूएनओ को यही तो संभालता है। और याद कीजिए यूएनओ के 6 जो अंग हैं उनमें से 5 अंगों के ऑफिस किसके क्षेत्र में हैं? अमेरिका के क्षेत्र के अंदर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। अमेरिका अगर यूएनओ किसी आदमी को अपने देश में जो अपनी सभा के लिए बुलाई, चाहे जनरल असेंबली की, सुरक्षा परिषद की किसी भी बैठक में बुलाता है कि आइए, तो वो कहां जाएंगे? न्यूयॉर्क जाना चाहेंगे। न्यूयॉर्क कहां है? अमेरिका में है। और अगर वहां जाने के लिए वीजा तो चाहिए, वीजा तो हमें अमेरिका की सरकार से लेना है, और अमेरिका चाहे तो वीजा नहीं दे, और वीजा नहीं मिलेगा तो भले यूएनओ कहते हैं ना मोकड़ा बुलाए, वो वहां जा ही नहीं सकेगा। तो इस प्रकार से बड़े पंगे अड़ाता है, ये वीजा भी रोक लेता है, वीटो पावर तो है ही, ये वीजा रोक लेगा अगर इसको ज्यादा प्रॉब्लम है तो। अमेरिका का ये कार्टून आपने देखा होगा, ये अमेरिका के राष्ट्रपति दिखा रखे हैं, एक तरफ हाथ में यूएनओ को ले रखा है और दूसरे में वार हथियार लिए हुए दिखाया जा रहा है। भैया क्या अगर यूएनओ के हिसाब से समझ लोगे तो ठीक है, वरना हम युद्ध कर देंगे, और युद्ध करेंगे तो यूएनओ हमारा कुछ नहीं करेगा, ये हमारे हाथ की कठपुतली है। तो ये कार्टून इसी बात पर कटाक्ष है वो कर रहा है भी, बहुत बड़ी पावर है वो अमेरिका है, क्योंकि ये यूएनओ को सबसे ज्यादा बजट देता है। और यूएनओ के जो 5 बॉडी है वो कहां है? अमेरिका के जमीन के ऊपर है भी। और हम इसके अंदर यूएनओ में काम करने वाले जो नौकरशाह है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ज्यादातर अमेरिकी लोग हैं उसके अंदर। इसके पास वीटो पावर है भाई, और वीटो की ताकत आपको पता है, ये यूएनओ के जो महासचिव होता है उसके चयन को भी रोक सकता है। सदस्य देशों के पास, स्थायी सदस्य देशों के पास ये पावर होती है, और ये अमेरिका अपनी ताकत के बल पर विश्व में फूट डालने की क्षमता है वो भी रखता है। तो ये वो 7 महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनकी वजह से हम कह सकते हैं यूएनओ चाहकर भी अमेरिका की मनमानी को नहीं रोक पा रहा है। तो क्या यूएनओ सिर्फ अमेरिका की कठपुतली है? तो क्या आज यूएनओ की कोई प्रासंगिकता नहीं रह पाती है? क्या इसका आज कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ऐसा भी नहीं कह सकते। आज भी यूएनओ की प्रासंगिकता है, इसकी इंपॉर्टेंस है। अब इसके ऊपर बात कर ले कि एक ध्रुवीय विश्व में यूएनओ की प्रासंगिकता, भले ही ये अमेरिका के इशारों पर नाचता है, लेकिन फिर भी आज के हिसाब से देखें तो ये जरूरी है। देखिएगा 193 देशों को जोड़े बैठा है ये। इतने बड़े इन देशों को जोड़े रखना, इनकी सुनना, भले ही काम हो न हो, इनको टिकाए तो बैठा है यूएनओ। कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर भी तो प्रभाव छोड़ता ही होगा, बिल्कुल कठपुतली तो हो ही नहीं सकता।
चलिए अब इन पॉइंट के ऊपर चर्चा कर ले। 4 महत्वपूर्ण तथ्य है इसमें। यूएनओ अमेरिका और शेष विश्व के बीच विभिन्न मुद्दों पर बातचीत कायम कर सकता है। कोई प्रॉब्लम आ जाए अमेरिका के साथ यही तो एक बिचौलिया तो बन ही सकता है, और नहीं तो कोई बिचौलिया भी बने, मध्यस्थता निभाना भी अपने आप में बड़ी बात होती है। झगड़ों और सामाजिक आर्थिक विकास के मुद्दे पर यूएनओ द्वारा 193 सदस्यों देशों को एक साथ किया जा सकता है और किए बैठा है। और शेष विश्व है वो यूएनए के मंच के माध्यम से अमेरिकी रवैये और उसकी नीतियों पर कुछ अंकुश है वो लगा सकता है, कुछ इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है वो किया जा सकता है। आज विभिन्न समाज और मसलों के बीच आपसी तार जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में आपसी जो निर्भरता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है हम एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी होते जा रहे हैं। आर्थिक विकास के लिए दूसरे देशों के साथ रिलेशन अच्छे होना बहुत जरूरी है। ये दुनिया के सभी देश इस बात को समझते हैं, इसलिए यूएनओ का महत्व है वो लगातार आने वाले समय में बढ़ेगा। तो आज भी यूएनओ की प्रासंगिकता बनी हुई है, जरूरी है इस प्रकार का संगठन। हाँ, ये बात है भी इसमें कुछ कमजोरियां हैं, कुछ कमियां हैं, उसके लिए सुधार जरूरी है, लेकिन उसके लिए पॉजिटिव सोच, एक नेक नियत होना जरूरी है। और वो भी किन देशों के अंदर? उन 5 दादागिरी करने वाले देशों के बीच में। तो उम्मीद करें भी भविष्य में यूएनओ है वो और अच्छे से अपने काम को अंजाम है वो दे और दुनिया शांति के मार्ग पर चले। चलिए भैया, यूएनओ से जुड़ी हुई सारी बातें हो चुकी है। अब याद कीजिए पिछले वीडियो सेशन के लास्ट में हमने कहा था कुछ और अंतरराष्ट्रीय संगठन एजेंसियां भी है और कुछ गवर्नमेंट की, कुछ नॉन गवर्नमेंट की है, उनसे जुड़ी हुई कुछ मेन बातें हैं वो देख लें। और पहला है IMF, पूरा नाम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसके 189 सदस्य देश है और विश्व के अंदर वित्त व्यवस्था यानी पैसों की देखरेख और वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है। ये अपने सदस्य देशों को फाइनेंस की सुविधा है वो उपलब्ध करवाता है अपने सदस्य देशों को। ये इसका लोगो है यहाँ पर। वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में हुई थी और ये विकासशील देशों से संबंधित है। विकासशील देशों को ये फंड उपलब्ध करवाता है और वो जो फंड, जो पैसे उपलब्ध करवाता है वो बहुत ही कम ब्याज पर मिलता है। इसलिए है ना, अगर कोई देश विकासशील है आज तो वो भी ये चाहता है यार विकसित की श्रेणी में न आए तो ठीक है, क्योंकि विकसित वाली श्रेणी में आ जाएंगे तो ये वर्ल्ड बैंक है वो पैसे देना है वो बंद ही कर देगा। कम क्या करेगा, क्योंकि विकसित देशों के लिए तो ये कुछ देते नहीं, ये तो विकासशील देशों के लिए कुछ देते हैं। तो विकासशील देश बने रहने में भी अपने आप का एक फायदा है। और ये मानव विकास के लिए, एग्रीकल्चर, ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो काम करता है, यानी इसके लिए उन देशों को ये पैसा दिया जाता है। तो बस छोटी छोटी बातें आप इनके बारे में हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करें, तीसरा जो संगठन है WTO, फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन। इसकी जो स्थापना हुई 1995 में हुई थी और वर्तमान में 164 सदस्य देश है। और ये क्या काम करता है? दुनिया के देशों के साथ जो व्यापार करते हैं जब ये सदस्य देश, तो उस व्यापार करने के नियमों को निर्धारित करता है। और ये पहले WTO है वो गेट नाम से चलता था, GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसकी फुल फॉर्म भी आप जरूर ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये गेट का उत्तराधिकारी संगठन है। पहले ये काम गेट करता था, बाद में इसमें कुछ संशोधन किए गए और नाम भी चेंज कर दिया गया और रखा गया WTO। ये इसको यहां लोगो दिखा रखा है। इसके बाद बात करें IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है। ये IAEA अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इसकी स्थापना है वो 1957 में हुई थी। ये परमाणु ऊर्जा का, न्यूक्लियर का, एटॉमिक एनर्जी का जो काम है वो शांतिपूर्ण उपयोग के लिए भी, हमें युद्ध के लिए एटॉमिक हथियारों को काम में नहीं लेना है, हमें शांतिपूर्ण काम के लिए इनका इस्तेमाल है वो करना है। तो ये काम है वो IAEA है वो करता है। इसके अलावा कुछ NGO है, उनकी बात करें तो स्वयंसेवी संगठन है। किससे जुड़े हुए? मानवाधिकारों की रक्षा के जुड़े हुए हैं। ध्यान रखिएगा, 2 NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं
जो मानवाधिकारों से जुड़े हुए हैं। दोनों के नाम ध्यान रखिए। पहले तो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एक तो एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये दोनों ही स्वयंसेवी संगठन हैं और मानवाधिकारों से, मानव के जो अधिकार हैं उनको लेकर ये काम करता है। बात करें एमनेस्टी इंटरनेशनल को, तो ये थोड़ा ज्यादा विवादास्पद रहता है, क्योंकि ये सरकारों को इसकी रिपोर्ट है वो ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि इसका ज्यादा जोर है इस संगठन का ये सरकारों द्वारा किए गए दुर्व्यवहारों पर है। जहां किसी भी देश की सरकार है वो मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है तो ये उसके खिलाफ अपनी रिपोर्ट देता है। इसलिए गवर्नमेंट है वो इसकी रिपोर्ट को ज्यादा पसंद नहीं करते, न करे भले, फिर भी ये अपनी रिपोर्ट है वो जारी करता है। दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट्स वॉच ये अमेरिका का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। ये भी अपनी रिपोर्ट है वो प्रकाशित करता है, मीडिया में उन चीजों को उछालता है, किसी भी प्रकार की कहीं भी मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर बात होती है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर हमने यूएनओ को विस्तार से पढ़ा और उसके अंदर जो सुधार की गुंजाइश है उसको अच्छे से जान लिया, और साथ में कुछ और अन्य जो अंतरराष्ट्रीय संगठन और जो एजेंसियां हैं उनका बेसिक परिचय हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने प्राप्त किया है। और अब आपको करना है आज के प्रश्न को हल। यह है आज का प्रश्न कि सुरक्षा परिषद में 2 साल की अवधि तक अस्थायी सदस्य रहने के तत्काल बाद किसी देश को फिर से इस पद के लिए चुना जा सकता है, हां या ना, यस या नो। भी ये जो बात है वो सही है या गलत है, इसका आपको जवाब है वो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो इस प्रकार आपका चौथा चैप्टर भी पॉलिटिकल साइंस का पूरा हो जाता है। अगले वीडियो सेशन के अंदर एक नए चैप्टर के साथ फिर जुड़ेंगे। इसी प्रकार प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।